आज हम चैप्टर 7 का 5वां टॉपिक शुरू कर रहे हैं, धार्मिक केंद्र। अब इस धार्मिक केंद्र में जो 5.1 है, राजधानी का चयन। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से बेटा हम देखेंगे, तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की जो पहाड़ियाँ हैं उनके लिए ये मान्यता है कि जब रामायण में जो बाली और सुग्रीव की बात होती है, यहाँ पे उन्हीं का राज्य हुआ करता था इन पहाड़ियों में। एक अन्य मान्यता के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो पहाड़ियाँ हैं उसमें एक तो ये माना गया कि यहाँ पे बाली और सुग्रीव का कभी राज्य हुआ करता था। एक ये माना गया कि यहाँ पर जो इनकी मातृ देवी पंपा देवी थी उसने यहाँ पर तप किया था ताकि वो विरूपाक्ष जो हैं उनसे विवाह करे, और विरूपाक्ष जो हैं उनको एक शिव का रूप माना जाता है। और आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर साल धूमधाम से आयोजित किया जाता है। और इन्हीं पहाड़ियों में पहले के जैन मंदिर जो हैं वो भी मिले हैं। अब नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में आ जाएं। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये सिर्फ विजय सम्राट जब आए थे, विजयनगर राज्य के जो थे राजा, यहीं से मंदिर बनने शुरू नहीं हुए थे। इसका लंबा इतिहास था, यानी कि पहले भी कई वंशों के राजाओं ने यहाँ पर मंदिर बनवाए थे, जैसे कि पल्लव हैं, चालुक्य, होयसाल, चोल, इन वंशों को भी इसका इतिहास जाता है, यानी कि इन सभी वंशों के राजाओं ने यहाँ पर मंदिर बनवाए थे। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उनसे पहले कई वंश थे जिनके राजाओं ने यहाँ मंदिर बनवाए थे। तो राजा जो होते थे वो मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे ताकि वो एक तो अपने आप को ईश्वर से जोड़ें और दूसरा आम जनता को का भी समर्थन लें, और इस तरह से मंदिरों के लिए वो भूमि का या दूसरी संपदा का भी दान देते थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, विजयनगर के स्थान का चयन। वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। इसका मतलब ये है कि विजयनगर को राजधानी के रूप में जो चयन किया गया, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि विजयनगर एक साम्राज्य भी था और विजयनगर वहाँ पे एक राजधानी भी थी। तो विजयनगर जो है उसको एक राजधानी के रूप में उसका चयन किया गया क्योंकि वहाँ पे विरूपाक्ष का भी मंदिर था और पंपा देवी का भी मंदिर था। विजयनगर के जो शासक थे वो भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। विजयनगर के जो राजा थे वो कहते थे कि भगवान विरूपाक्ष ने उनको कहा है कि यहाँ पर वो शासन करें, और वो विरूपाक्ष भगवान के आदेशानुसार ही शासन यहाँ पे कर रहे हैं। जितने भी राजकीय आदेश होते थे, राजा जो अपनी तरफ से आदेश भेजा करता था, उस पे नीचे जो है कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द जो है वो अंकित होता था, यानी वो छपा हुआ होता था। यानी जो आदेश राजा अपनी तरफ से निकालता था उस आदेश में नीचे वो श्री विरूपाक्ष को छपवा देता था, यानी कि समझ लो ये भगवान विरूपाक्ष की तरफ से आदेश आया है। तो इस तरह से वो करता था। और फिर बाद में राजा जब मंदिरों की यात्रा वात्रा करे उसको वो एक महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, और इस अवसर पर उसके साथ नायक भी जाया करते थे। अब हम 5.2 टॉपिक शुरू करेंगे, गोपुरम और मंडप का।
ये 5.2 टॉपिक है गोपुरम और मंडप। तो यहाँ से आप तीसरी लाइन से अंडरलाइन करो इसके लिए। गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे। यानी जो गोपुरम थे वो एक राजकीय प्रवेश द्वार थे, यानी मंदिरों में जो बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं उनको गोपुरम कहा गया। तो वो काफ़ी बड़े बड़े थे, तो उनसे जो केंद्रीय देवालय था यानी जो अंदर छोटा मंदिर उसका होता था वो उसके सामने बौना प्रतीत होता था। और ये जो प्रवेश द्वार थे ये लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। यानी कि दूर से इन प्रवेश द्वारों को देखने से जो है दूर से ही पता चल जाता था कि यहाँ पर कोई मंदिर है। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे। यानी कि ये गोपुरम को देख के ये भी पता चलता था कि शासकों की ताकत पता चलती थी, जो कि इन्होंने इतने ऊंची ऊंची मीनारें बनवाई हैं उसके लिए जो जो उन्होंने साधन जुटाए या कौशल जुटाया या तकनीक जुटाई, तो इस तरह से राजा की ताकत का भी इससे पता चलता था। इसके अलावा मंदिर परिसर में मंडप होते थे, लंबे स्तंभों वाले गलियारे भी होते थे। मंडप आपको नाम सुना हुआ है आपने, शादियों में भी मंडप वगैरह बनते हैं। जैसे ये स्तंभ खड़े होते थे और स्तंभों के ऊपर डिजाइन सा बना होता था, तो मंदिर परिसर में मंडप भी बनाए जाते थे। अब हमने जो है 2 मंदिरों के बारे में पढ़ना है, एक विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। जैसे ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ये मतलब जैसे पहले किसी ने बनवा दिया, छोटा सा मंदिर है, बाद में और राजा आते गए वो इसमें और निर्माण कार्य करवाते रहे, किसी ने इसमें और कुछ बनवा दिया, किसी ने कुछ, तो इस तरह मंदिर और ये बड़ा होता चला गया। तो इस तरह से विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण था ये कई शताब्दियों में हुआ। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे जो प्राचीन मंदिर है वो 9वीं-10वीं शताब्दी का था। यानी जो सबसे पहला मंदिर जो बना हुआ था वो 9वीं-10वीं शताब्दी का था। आपको पता है 1336 में ये विजयनगर की स्थापना हुई थी। तो विजयनगर की स्थापना के बाद ये कहीं अधिक बड़ा कर दिया गया था। जैसे ही 9वीं-10वीं शताब्दी में बना उसके बाद जो जो मैंने तुम्हें बताया राजा आते गए वो कुछ ना कुछ इसमें बनवाते गए, और विजयनगर की साम्राज्य के आने के बाद ये काफ़ी अधिक बड़ा हो गया। जो मुख्य मंदिर था इसका उसके सामने जो मंडप है वो कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था, और इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। यानी कि जब कृष्णदेव राय के टाइम पे एक तो मंडप बना था इसका मुख्य मंदिर के सामने, और एक जो पूर्वी गोपुरम है वो भी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। इसके बाद हम सभागार के बारे में पढ़ेंगे। सभागार मतलब वो जगह जहाँ सभाएं वगैरह होती थी। तो मंदिर के जो सभागार बनाए हुए थे इनका प्रयोग कई कामों के लिए होता था, जैसे कि देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। और अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने या कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। और इन अवसरों पर जो विशिष्ट मूर्तियाँ यूज़ की जाती थी वो छोटे केंद्रीय जो देवालय होते थे उनमें स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। तो इसमें कई बार तो बेटा गोपुरम और मंडप सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कई बार ये भी कहा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर के बारे में बताएं, या कई बार आ जाता है कि जो मंदिर के सभागार होते थे उनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता था। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से इसमें से आ सकता है। अच्छा, अब हम दूसरा मंदिर पढ़ेंगे, वो है विट्ठल मंदिर। जैसे आपने पढ़ा जो विरूपाक्ष मंदिर है वो भगवान शिव के वो माने गए थे रूप, इसी तरह से जो विट्ठल मंदिर है इसके प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो कि महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप हैं। यानी जो विट्ठल हैं वो विष्णु के रूप हैं और जो विरूपाक्ष हैं वो शिव के रूप हैं।
तो आगे लिखा हुआ है, ये लास्ट लाइन अंडरलाइन करेंगे कि इस मंदिर में भी कई सभागार हैं और रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी यहाँ पर है। आगे नेक्स्ट है, ये वाला जो मंदिर है विट्ठल मंदिर, इसकी एक ख़ास जो विशेषता है वो इसकी रथ गलियाँ हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। यानी कि जैसे गोपुरम बाहर का प्रवेश द्वार हो गया, तो वो जो रथ गलियां हैं वो गोपुरम से लेकर अंदर जो देवालय बना हुआ है जहाँ पे वो मूर्तियाँ देवता की रखी होती थी, वहाँ तक वो रथ गलियां सीधी जाती थी रेखा में। और वो जो गलियां थी उनका जो फर्श है वो पत्थर के टुकड़ों से बना हुआ था और उसके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जहाँ पे व्यापारी जो हैं वो अपनी दुकान लगाया करते थे। आप आज भी देखो, अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो बाहर के गेट से अंदर तक जाने में रास्ते में कई दुकानें लगी होती हैं, तो वही सेम वैसा ही यहाँ पर था। अब हम 6th टॉपिक शुरू करेंगे, महलों, मंदिरों तथा बाज़ारों का अंकन। यानी कि महलों, मंदिरों और बाज़ारों को कैसे अंकित किया गया मानचित्र में। तो अब इसमें सबसे पहली जो लाइन है वो ये है कि जो विजयनगर के विषय में जो हमारी जानकारी है वो हमें कहाँ से हासिल हुई। तो आपने पढ़ा था कॉलिन मैकेंजी के बारे में बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में कि उसने सर्वेक्षण किया था। तो मैकेंजी ने एक तो जो सर्वेक्षण करा वो देखा गया, एक जो यात्री यहाँ पर आए उन्होंने जो वृतांत लिखे वो देखे गए, और एक जो अभिलेखों से जानकारी मिली, इन सब को एक साथ जोड़कर देखा गया और उसके बाद विजयनगर के बारे में जानकारी जो है वो हासिल की गई थी। और 1976 में हम्पी को जो है राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। उसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये विशद प्रक्रिया है, यानी ये जो विशद प्रक्रिया मीन्स ये जो मानचित्र बनने वाला काम है इस समझाया गया कि कई चरणों में इसका काम था। जैसे कि इसका जो पहला चरण था उसमें संपूर्ण क्षेत्र को, यानी जो पूरा क्षेत्र है उसे 25 वर्गाकार, यहाँ पे बेटा चित्र में देख बनवा हुआ है, आप बुक में देख लेना बाद में। हाँ, यहाँ से पढ़ना है बेटा। मतलब जो पूरा क्षेत्र था उसे 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और जो प्रत्येक वर्ग था उसको वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। जैसे मतलब 25 वर्ग बना दिए, किसी को ए नाम दे दिया, किसी को बी नाम दे दिया, किसी को सी नाम दे दिया, इस तरह से। तो ये जो छोटे छोटे वर्ग थे उनको फिर और भी छोटे वर्गों में बांटा गया। उसके बाद वो जो छोटे थे उन्हें भी अलग से छोटी इकाइयों में बांटा गया था। तो इस तरह से जो है अलग अलग किसी वर्ग में कोई छोटा देवस्थल आया, कहीं कोई आवास आया, कहीं कोई मंदिर आया, तो इस तरह से ये सब जो है ये अंकित किए गए थे। उसके बाद बेटा ये वाला पैराग्राफ एक पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जॉन एम फिट्स और जॉर्ज मिशेल और MS नागराज राव, इन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक काम किया और इन्होंने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने ये लिखा कि विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, यहाँ पे वस्तुएं बता रखी हैं सारी, इनकी एक कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। यानी कि इन्होंने ये कहा कि हमने जब विजयनगर का अध्ययन करा तो बहुत सारी लकड़ी की वस्तुएं थी, जैसे स्तंभ थे, टेक थे, भीतरी छत वगैरह थी, छज्जे थे। तो ये सब की अब हमें कल्पना करनी पड़ती है क्योंकि ये अब नष्ट हो चुके हैं। तो विजयनगर की सारी स्टडी करके इन सब चीज़ों की कल्पना की गई जो कि प्लास्टर से सजाए गए थे और चटकीले रंगों से वो चित्रित थे। तो बेटा ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट हो गया है और आप लोगों ने इसके जो बैक के क्वेश्चंस हैं वो अपनी कॉपी में करने हैं। ये ले।